सर, मेरे हस्बैंड ने दूसरी बीवी बना ली है, क्या करना चाहिए? बेटा, ऐसा है, अगर हस्बैंड ने दूसरी बीवी बना ली है तो इसके दो लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, एक क्रिमिनल, एक सिविल। क्रिमिनल में जेल भी हो सकती है जिसकी पनिशमेंट होगी हेलो एवरीवन, आई मोहम्मद सुल्तान, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल जुडिशियम. दिस इज अ रील लॉ सीरीज वेरिन आई डिस्कस अ लॉ इन कंटेक्स्ट ऑफ अ रील. जो हमने रील देखी जिसमें हमारे सर जी से पूछा गया था कि मेरे हस्बैंड ने, मतलब किसी विमेन के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो उसे क्या करना चाहिए. तो इसमें से काफ़ी पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, पर्सनल चॉइसेस हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है लीगल. लीगल एस्पेक्ट क्या है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. कैन अ हस्बैंड मैरी सेकंड वाइफ व्हाइल हिज फर्स्ट वाइफ इज लिविंग. क्या पहली वाइफ के जीते जी क्या हस्बैंड सेकंड शादी कर सकता है. तो इसी के कंटेक्स्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन डील करेंगे, कैन अ हिंदू हस्बैंड मैरी अ सेकंड वाइफ. सेकंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ सच मैरिज. अगर दूसरी शादी कर लेता है पहली वाइफ की जिंदगी के दौरान, तो वो सेकंड मैरिज का नेचर क्या होगा. क्या वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी. तो इनवैलिड भी क्या होगी, क्या वो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी. थर्ड क्वेश्चन, कंसिक्वेंसेज ऑफ डूइंग सो. अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे. एक क्रिमिनल कंसिक्वेंसेज में क्या क्या होगा. ऑफेंसेस, वो कौन सा ऑफेंस कमिट करेगा. बाइगैमी कमिट करेगा, जो हमने काफी नाम सुना है कि बाइगैमी बाइगैमी. आज हम पढ़ने वाले बाइगैमी होता क्या है. मैं आपको सेक्शन भी पढ़ाऊंगा, इसकी पनिशमेंट भी बताऊंगा, और साथ ही साथ रेलेवेंट केस लो भी डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ मेंटल क्रिमिनल, मेंटल क्रूरटी का भी इस पर चार्ज लग सकता है. अगर कोई हस्बैंड सेकंड शादी कर लेता है वाइल इज फर्स्ट वाइफ इज लिविंग, देन उसके ऊपर मेंटल क्रूरटी सेक्शन 498A का भी चार्ज लग सकता है. इसमें रेलेवेंट सेक्शंस देखने वाले हैं, इसके असेंशियल्स देखने वाले हैं और पनिशमेंट देखने वाले हैं. साथ ही साथ हम क्रिमिनल एस्पेक्ट में देखने वाले हैं कि अगर ये हस्बैंड ऐसा करता है तो उसके ऐसे केसेस में वाइफ के पास एक सेपरेट स्टे का भी राइट आ जाता है, हस्बैंड से दूर रहने का. साथ ही साथ मेंटेनेंस का भी राइट आ जाता है. और सिविल साइड हम देखने वाले हैं क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं. पहला होता है डाइवोर्स, कि जो वाइफ है वो डाइवोर्स ले सकती है. तो वाइफ, जो हम डाइवोर्स में ग्राउंड्स पढ़ने वाले हैं ये सेकंड मैरिज के कंटेक्स्ट में, एक पढ़ने वाले मेंटल क्रूरटी, एडल्ट्री और डिजर्शन. साथ ही साथ सिविल कंसिक्वेंसेस में एक कंसिक्वेंसेस ये भी होगा कि जो फर्स्ट वाइफ है वो कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन ले सकती है कि जो सेकंड मैरिज करी है मेरे हस्बैंड ने, इट इज वॉइड, ये लॉ में मान्य नहीं है. तो डिक्लेरेशन भी ले सकती है. क्या डिक्लेरेशन लेगी, दैट सच मैरिज, मतलब मेरी हस्बैंड की जो सेकंड मैरिज है, जो हस्बैंड सेकंड मैरिज है, ये वॉइड है. ठीक है. साथ ही साथ इंजक्शन की बात करेंगे कि हिंदू वाइफ जो है उसके पास सेकंड मैरिज के लिए, कि मेरा जो हस्बैंड है वो सेकंड मैरिज ना करे, इसलिए वो कोर्ट से इंजक्शन भी ले सकती है. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस सेक्शन 494 आईपीसी विच डील्स विद बाइगैमी, विच इज नाउ सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, एप्लीकेबल टू मुस्लिम हस्बैंड. हमने काफी बार सुना है कि जो सेक्शन 494 है, जो बाइगैमी है, जो बाइगैमी का सेक्शन है, वो मुस्लिम हस्बैंड पे नहीं लगता है. तो आज हम देखने वाले हैं इस बात में कितनी सच्चाई है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे फर्स्ट दो क्वेश्चन थे, कैन अ हिंदू हस्बैंड मैरी अ सेकंड वाइफ एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सच मैरिज. दीज टू क्वेश्चंस आर इंटरलिंक्ड, सो वी आर डिस्कसिंग देम टुगेदर. तो इस डिस्कशन में जो हमारे पास रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का. वो बात करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज. वो बताता है कि हिंदू मैरिज में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है. पहली चीज, a marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled. अगर ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होती है तो एक हिंदू मैरिज संपन्न मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी. पहला क्या है, पहली चीज क्या है, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज. वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए. सबसे पहले क्या है, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज. तो किसी भी शादी की वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि जब शादी हो रही है किसी भी स्पाउस का लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब, अगर ए बी से शादी करना चाहता है
और दोनों हिंदूज है, तो जरूरी है एक ही कोई वाइफ नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से बी का कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों लिविंग की बात होती है। तो लिविंग वाइफ या लिविंग हस्बैंड अगर होगा तो इन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। ठीक है। सेकंड, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नीदर पार्टी, दूसरी कंडीशन क्या है, शादी के वक्त नीदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अगर कोई भी पार्टी एक वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रही है तो वो भी सेक्शन 5 का सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब पार्टी शुड नॉट बी अनसाउंड। ठीक है। आगे, दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, हो सकता है पार्टी इस काबिल है कि वैलिड कंसेंट दे सकते हैं, लेकिन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। पहले में क्या था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो कंसेंट नहीं दे पा रहा है या नहीं दे पा रही है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, कंसेंट तो दे पा रहा है, दे पा रही है, लेकिन ये वो इस मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है जिस कारण वो अनफिट है मैरिज के लिए या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अगर ये भी कंडीशन होती है, अगर वो अनफिट मानी जाती है, माना जाता है, तो वो भी वैलिड कंडीशन नहीं होगी और शादी वैलिड नहीं होगी। थर्ड, इस वजह से हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। अगर किसी भी स्पाउस को रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी आते हैं तो वो भी कंडीशन फुलफिल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। जो दूल्हा है, जो प्रपोज दूल्हा है, उसने कितनी उम्र तय कर ली, 21 साल। एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज, और दुल्हन के लिए, प्रपोज दुल्हन के लिए 18 साल। नेक्स्ट, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जो पार्टीज आपस में, वो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आती है। आगे एक कंडीशन ये भी है कि द पार्टीज, फिफ्थ कंडीशन, द पार्टीज आर नो सपिंदास ऑफ ईच अदर। पार्टीज एक दूसरे की सपिंदा भी नहीं होनी चाहिए। सपिंदा क्या होता है, जब हिंदू मैरिज एक्ट हम सीरीज में हम देखेंगे तो उसमें मैं सपिंदा में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए 5 कंडीशन है कि 5 कंडीशंस होनी चाहिए एक हिंदू मैरिज के लिए। पहले क्या है कि नीदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग। किसी भी जो प्रपोज पार्टीज है, प्रपोज स्पाउसेस है, दोनों में से किसी का भी कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। तीसरा, एज ब्राइड ग्रूम की 21, ब्राइड की 18। फोर्थ, जो पार्टीज है वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आने चाहिए। और फिफ्थ लास्ट, सब इन द रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। तो अगर 5 कंडीशन होगी तभी वो शादी वैलिड मानी जाएगी। अब हम बात कर रहे थे कैन आ हस्बैंड मैरी सेकंड वाइफ। तो हमने देखा कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही है हमें सेकंड मैरिज में। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? जब ए, मान लेते हैं यहाँ पे ए वाइफ है और बी हस्बैंड है, अगर बी सेकंड मैरिज करना चाहता है सी से, तो इस केस में क्या है, ये तो ठीक है, इसका तो कोई स्पाउस लिविंग नहीं है, पर इसका तो है ना, इस हस्बैंड का। तो ये सेक्शन 5 इसमें वॉलेट हो रहा है और ये शादी वैलिड नहीं होगी। लेकिन अब एग्जैक्टली नेचर क्या होगा इसका, इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पहला, सेक्शन 11 बताता है वॉइड मैरिजेस कौन कौन सी होगी। इसमें साफ साफ लिख रखा है कोई एनी मैरिज सोलोमनाइज्ड, ये वर्ड अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on the petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a declaration of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clauses 1, 4, 5 of section 5। तो अगर ये 3 clauses में कोई भी वोलेशन होता है तो वो शादी void मानी जाएगी। क्या? void। तो इसका नेचर क्या होगा हमारे क्वेश्चन का? नेचर, अगर कोई हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो वो वॉइड मानी जाएगी। ठीक है। और साथ साथ दूसरा कंसिक्वेंसेस होगा पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। जो भी हस्बैंड है उसको बाइगेमी की पनिशमेंट मिल सकती है। उसमें हमारा सेक्शन 17 अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 17 बात करता है एनी मैरिज बिटवीन 2 हिंदूज सोलोमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज ईदर पार्टी हैड अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग। तो हमारे केस में जब हस्बैंड सेकंड शादी कर रहा है तो उसकी जो स्पाउस है, वाइफ है, लिविंग है,
तो वो सेक्शन 17 हमारा रेलेवेंट होगा, ठीक है। और जो पनिशमेंट मिलेगी उसको सेक्शन 494 आईपीसी और 495 ऑफ आईपीसी में मिलेगी। तो हमारा क्या आंसर मिला हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का? हस्बैंड कैन नॉट मैरी सेकंड इफ हिज फर्स्ट वाइफ इज लिविंग एंड द नेचर ऑफ सच मैरिज शैल बी वॉइड अंडर सेक्शन 11, ठीक है। और साथ ही सेक्शन 17 भी अट्रैक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमने देखा कि सेक्शन 5 जब पढ़ रहे थे, सेक्शन 11 जब पढ़ रहे थे, सेक्शन 17 पढ़ रहे थे, उसमें एक शब्द आया था सोलोमनाइजेशन, सोलोमनाइज्ड। तो कहने जैसे मैं दिखाता हूं आपको सेक्शन 11, एक बार लेट अस रिव्यू सेक्शन 11 वंस अगेन। ये कह रहा है कि सेक्शन 11 में जो मैरिजेज है वो वॉइड मानी जाएगी। कब? एनी मैरिज सोलोमनाइज्ड। तो वॉइड मैरिज मानने के लिए जो सेकंड मैरिज है उसको वॉइड मानने के लिए दैट मैरिज शुड बी सोलोमनाइज्ड। उसी तरीके सेक्शन 17 है, एनी मैरिज बिटवीन द टू हिंदू सोलोमनाइज्ड, यहाँ पे भी सोलोमनाइज्ड लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब आपको सेकंड मैरिज, अगर आपको प्रूव करना है कि सेकंड मैरिज वॉइड है, अगर आपको प्रूव करना है कि सेकंड मैरिज पे पनिशमेंट बाइगेमी मिलनी चाहिए, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सेकंड मैरिज सोलोमनाइज्ड हो गई है। अब सोलोमनाइजेशन का मतलब क्या होता है? फोकस करिए। सोलोमनाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली सेकंड मैरिज? हम जब कहते हैं कि सेकंड मैरिज हो गई है, तो सेकंड मैरिज कब कहेंगे कि सेकंड मैरिज हो गई है? व्हाट एग्जैक्टली सेकंड मैरिज? क्या जस्ट बिकॉज कि सिंदूर लगा देना दूसरी किसी वुमेन को, क्या वो सेकंड मैरिज में आएगा? तो हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड मैरिज कब होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सेकंड मैरिज शुड बी सोलोमनाइजेशन, एक प्रोसेस होता है सोलोमनाइजेशन, उससे गुजरनी चाहिए सेकंड मैरिज। अब क्या के द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल लाल वर्सेस राजस्थान में कहा कि अगर आपको पनिशमेंट बाइगेमी की दिलवानी है हस्बैंड या वाइफ को, तो उसमें 3 कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। पहली चीज, दैट द एक्यूज्ड, हमारे केस में हस्बैंड है, दैट द एक्यूज्ड स्पाउस मस्ट हैव सोलोमनाइज्ड द फर्स्ट मैरिज। अगेन सोलोमनाइजेशन की बात हो रही है क्योंकि पहले वाइफ है, जो वाइफ कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करी है, तो पहली चीज उस वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके और हस्बैंड के बीच शादी सोलोमनाइज्ड हुई है। तो अगेन तो क्या समझ आया कि वॉइड मैरिज के लिए पहली वाली मैरिज भी और दूसरी वाली मैरिज भी, दोनों मैरिज सोलोमनाइज होनी चाहिए, दोनों मैरिज सोलोमनाइज होने चाहिए। सोलोमनाइजेशन क्या होती है हम देखने वाले। तो पहली कंडीशन क्या है? द एक्यूज्ड स्पाउस मस्ट हैव सोलोमनाइज्ड द फर्स्ट मैरिज। तो मतलब जो हमारे वाइफ है उसको पहले सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी सोलोमनाइज हुई है। दूसरी कंडीशन, that the while the first marriage was subsisting, the spouse concerned must have solemnized a second marriage। जो मैंने कहा कि वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे और हस्बैंड के बीच शादी सोलोमनाइज हुई है और उस मेरी हस्बैंड ने दोबारा किसी और वुमन से दूसरी शादी सोलोमनाइज कर ली है। और तीसरी कंडीशन, एंड that both the marriages must be valid in the sense that necessary ceremonies required by the personal law governing the parties had been duly performed। ये इंपॉर्टेंट है, ये है सोलोमनाइजेशन का मतलब। सोलोमनाइजेशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी सेरेमनीज रिक्वायर्ड बाय द पर्सनल लॉ गवर्निंग द पार्टीज। तो सोलोमनाइजेशन का मतलब होता है कि वो सारे रिचुअल्स, वो सारे राइट्स कंप्लाई करना, उनका परफॉर्म करना जो पार्टीज के बीच में उनके पर्सनल लॉ में जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इन अदर लैंडमार्क केस ऑफ भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साफ साफ उसमें सोलोमनाइजेशन का मतलब बताया कि सोलोमनाइज का मतलब क्या होता है। सोलोमनाइज मीन्स इन कनेक्शन विद द मैरिज टू सेलिब्रेट द मैरिज विद प्रॉपर सेरेमनीज एंड इन ड्यू फॉर्म। तो सोलोमनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, शादी को पूरा करना विद प्रॉपर सेरेमनीज एंड इन ड्यू फॉर्म। तो सोलोमनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो रीति रिवाज होते हैं शादी में, जो पार्टीज के बीच में लगता है, जो पार्टीज के पर्सनल लॉ में गवर्न होता है, उनका कंप्लाई होना, उनका परफॉर्म होना, उनका पालन करना। अकॉर्डिंग टू द शॉर्टफोर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इट फॉलोज देयरफॉर दैट अनलेस द मैरिज इज सेलिब्रेटेड और परफॉर्म्ड विद प्रॉपर सेरेमनीज एंड इन ड्यू फॉर्म, जब तक कि कोई भी मैरिज एक प्रॉपर सेरेमनीज से ना गुजरी हो, तो जब तक वो शादी को सोलोमनाइज नहीं कह सकते। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेड दैट merely going through certain ceremonies with the intention that the parties be taken to be married will not
मेक देम सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और अप्रूव्ड बाय एनी एस्टेब्लिश्ड कस्टम। जस्ट बिकॉज दो दो जो पार्टीज आपस में सोच रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारा शादी हो रही है, पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल दो आपस में स्पाउसेज है, प्रपोज स्पाउसेज है, शादी उनकी हो रही है, आपस में शादी कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को अंगूठी पहना देना शादी माना जाएगा, या सिंदूर पहना देना, सिंदूर लगा देना शादी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सब सोलमनाइजेशन में नहीं आएगा। सोलमनाइजेशन का मतलब होता है वो प्रॉपर सेरेमनीज जो पार्टीज में गवर्न होती है। तो जो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है वो होती है सप्तपदी। तो सप्तपदी होना बहुत जरूरी होता है। यही चीज अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ डोली रानी वर्सेस मनीष 2023 में करी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। तो हमें क्या समझ आया, अगर दूसरी शादी को वॉइड करार देना है, दूसरी शादी को बाइगेमी में पनिश करवाना है, तो जरूरी है कि दोनों शादी की सोलमनाइजेशन प्रूव करनी होगी। तो वाइफ जो चाहती है कि मेरा हस्बैंड जेल जाए, तो उसमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में शादी जो हुई थी सोलमनाइज हुई थी, और दोबारा हस्बैंड ने किसी और महिला से अपनी शादी सोलमनाइज कर ली है, तब वो जाके सेक्शन 11 में वॉइड होगा, तभी वो जाके सेक्शन 17 में भी आएगा, जिस वजह से पनिशमेंट मिल सकती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं, अगर हस्बैंड ऐसा कर लेता है कि उसने पहली मैरिज भी और दूसरी मैरिज भी सोलमनाइज कर ली, तो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? पहली कंसिक्वेंसेस क्रिमिनल में हो सकते हैं। क्या क्या कंसिक्वेंसेस होगा? एक तो ऑफेंसेस, एक बाइगेमी के लिए वो चार्ज हो सकता है, और साथ ही साथ मेंटल क्रूरटी के लिए। ठीक है, अब जो ये था हस्बैंड के कंटेक्स्ट में, ये है दूसरा क्रिमिनल एस्पेक्ट वाइफ के कंटेक्स्ट में। वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है और साथ ही साथ सेपरेट स्टे, इसी बात पे कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है उस वजह से वो सेपरेट स्टे मांग सकती है। वो अपने हस्बैंड के साथ जरूरी नहीं है साथ रहे, अपने ससुराल अपने मायके भी जा सकती है। ठीक है, अब सेक्शन, तो इसमें जो मेंटेनेंस में सेक्शन लगेंगे, सेक्शन 125 सीआरपीसी लगेगा और साथ ही सेक्शन 144 बीएनएसएस लगेगा। हम जब सेपरेट स्टे की बात करेंगे तो हम सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 देखेंगे रेलेवेंट सेक्शन के। यह है क्रिमिनल के एस्पेक्ट। उसी तो अब बात करते हैं पहला जो ऑफेंस है, वो कौन सा ऑफेंस की बात कर रहे हैं? बाइगेमी के, जो उसका रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 494 आईपीसी एंड सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस। इसके एसेंशियल्स क्या कहते हैं? एसेंशियल्स जानने से पहले सेक्शन 494 पढ़ लेते हैं, जो बाइगेमी की बात करता है। ये बात करता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सेक्शन के अंदर क्या कहता है? हुएवर, कोई भी, मतलब ये हस्बैंड और वाइफ दोनों पे लगता है, चाहे हस्बैंड दूसरी शादी करे चाहे वाइफ दूसरी शादी करे, ये सेक्शन दोनों पे लगता है। हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, अगेन लिविंग, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर जिसका हस्बैंड और वाइफ लिविंग है और शादी करता है, वो जो शादी कर रहा है, दूसरी शादी करी है, वो वॉइड है। जो हमारे केस में सेक्शन 11 में दूसरी शादी वॉइड है, तो वॉइड है। बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सच हस्बैंड और वाइफ शैल बी, कितनी पनिशमेंट मिलेगी? विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो बाइगेमी की कितनी पनिशमेंट है? 7 साल। अब इसी सेक्शन के सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल्स बताए थे कि इस सेक्शन को पूरा करने के लिए आपको 4 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन आर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग। तो सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा, अगर वाइफ हस्बैंड को प्रोसिक्यूट करना चाहती है या फिर हस्बैंड वाइफ को प्रोसिक्यूट करना चाहता है बाइगेमी के लिए, तो सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसका स्पाउस है उसका स्पाउस लिविंग है। अगर हस्बैंड वाइफ को बाइगेमी के लिए पनिश करवाना चाहता है या फिर वाइफ हस्बैंड को पनिश करवाना चाहती है, तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा हस्बैंड या वाइफ का, मैं अभी जिंदा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, मैरिज इन एनी केस, जो एक्यूज है उसने मेरे जिंदा रहते हुए शादी कर ली। तीसरा, इन विच सच मैरिज इज वॉइड। ये याद रखना, जब हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 494 आईपीसी मुस्लिम लॉ पे लगता ही लगता, तो ये थर्ड एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेक्शन 494 के लिए 4 एसेंशियल चाहिए होते हैं। पहला, हस्बैंड और वाइफ लिविंग होनी चाहिए। दूसरा, जीते हुए उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर लिया। तीसरा, जो शादी करी है वो वॉइड है। और चौथा, बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। तो वही चारों, अगर ये चारों चीज होती है तो उस केस में बाइगेमी के लिए हस्बैंड को पनिश किया जा सकता है।
ठीक है, तो 4 कंडीशन होती है। अगर 4 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो कितने साल की सजा है? 7 साल। आगे अब हम बात करते हैं, हमने बाइगेमी की बात करी, अब बात करते हैं क्रिमिनल मेंटल क्रूरटी की। सवाल ये हमारे पास ये है, क्या मेयर सोलमनाइजेशन ऑफ सेकंड मैरिज मेंटल क्रूरटी? क्या जस्ट बिकॉज किसी के वाइफ या हस्बैंड ने सेकंड शादी कर ली है तो क्या वो क्रिमिनल मेंटल क्रूरटी के परव्यू में आएगा? मोर ओवर, वुड एडल्ट्री, अगर एडल्ट्री कर लेता है वो हस्बैंड या वाइफ, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, रिलेशनशिप बाहर रखता है जिसमें फिजिकल रिलेशन भी है, और तो क्या वो मेंटल क्रूरटी में आएगा? अगर किसी का हस्बैंड, किसी का वाइफ, किसी की वाइफ अगर वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रखती है आउटसाइड द वेडलॉक ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग फिजिकल रिलेशन, विल दैट अमाउंट टू मेंटल क्रूरटी? तो हमारा जो रेलेवेंट सेक्शन है, 498A, तो ये दोनों की बात करता है, सेक्शन 498A विच इज नाउ सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ BNS। इसमें क्रूरटी पनिशमेंट है, क्रूरटी की पनिशमेंट है, और क्रूरटी यहाँ पे दोनों है, फिजिकल क्रूरटी भी है और मेंटल क्रूरटी भी है। तो हमारा इसमें फिजिकल क्रूरटी तो है नहीं, कोई शादी कर रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है तो वो फिजिकल क्रूरटी तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेंटल क्रूरटी में आएगा ये। तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पिनाकिन महिपात्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, the Supreme Court held that the mere fact that the husband has developed some intimacy with another during the subsistence of marriage and failed to discharge his marital obligation as such would not amount to cruelty। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जस्ट बिकॉज कि हस्बैंड ने किसी अपनी शादी के बाहर कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रखा है तो ये पर से सिर्फ महज इतना वो मेंटल क्रूरटी में नहीं आएगा, but it must be of such a nature as is likely to drive the spouse to commit suicide to fall with the explanation as to section 498। तो जरूरी है कि अगर कोई वाइफ या हस्बैंड, खासकर वाइफ अगर ये सुन ले कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो या फिर क्या कहते हैं कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो ये महज भर 498A में नहीं आएगा जब तक कि वाइफ इतना प्रताड़ित ना हो, इतना क्रूर महसूस ना करे कि वो सुसाइड करने तक की नौबत आ जाए, तो जब तक वो मेंटल क्रूरटी में नहीं आएगा। लेकिन हमेशा ये जो लाइन है ये इनवेरिएबल नहीं है, कहने का मतलब ये इनवेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि केस टू केस देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई वुमेन ज़्यादा सेंसिटिव हो तो उस केस में ये 498A बन सकता है, लेकिन जनरली ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप 498A में नहीं आता। The Supreme Court further held that harassment of course need not be in the form of physical assault and even mental harassment also would come within the purview of section 498 है। जैसे मैंने कहा कि मेंटल क्रूरटी भी 498A में आ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना पर से महज भर 498A में नहीं आएगा। मेंटल क्रूरटी ऑफ कोर्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने कहा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड द डिग्री of endurance. Some may meet with courage and some others suffer in silence. To some it may be unbearable and a weak person may think of ending one's life। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मेंटल क्रूरटी है वो सब्जेक्टिव है, तो हो सकता है कि मैं किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है और किसी के लिए कम लिया है, तो देखना पड़ेगा कि उसमें जो मेंटल क्रूरटी के परव्यू तक क्रूर उसने महसूस करा है वाइफ ने या नहीं करा, ठीक है। लेकिन पर से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर से विल नॉट अमाउंट टू मेंटल क्रूरटी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, कि जब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हस्बैंड से की शादी कर लेता है तो उसमें मेंटेनेंस का भी एस्पेक्ट आता है जो रेलेवेंट सेक्शन 144 ऑफ BNSS, 125 ऑफ CRPC। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस जरूरी नहीं है कि दूसरी शादी हो तभी मेंटेनेंस की बात आएगी, वाइफ कभी भी मेंटेनेंस मांग सकती है, कभी भी। लेकिन हम जो एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जब हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। हालांकि हमने देखा कि दूसरी शादी मान्य नहीं होगी, लेकिन हम फॉर लेमैन मान रहे हैं क्योंकि दूसरी शादी कर ली है। तो 3 कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी उसे वाइफ को मेंटेनेंस लेने के लिए। पहला, हस्बैंड हैज सफिशिएंट मीन्स, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है, उसके पास जो पर्याप्त धन दौलत है। Second, despite having sufficient means, he neglects or refuses to maintain his wife।
पर्याप्त धन दौलत होने के बाद भी वो वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है, और जो वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए असमर्थ है। अगर तीनों चीजें प्रूव हो जाती है तो वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है। जो इस एस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला था वो था, क्या ये हस्बैंड कह सकता है अगर अगर दूसरी शादी कर लेता है हस्बैंड, तो वाइफ के पास एक उसके साथ नहीं रहने का हक बन जाता है। शी कैन ऑल्सो, अगर दूसरी शादी कर लेता है, शी कैन ऑल्सो रिफ्यूज टू कोहेबिट विद हस्बैंड। कोहेबिट का मतलब होता है साथ में रहना, साथ में रहना, तो साथ में रहने से भी मना कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या हस्बैंड जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल होगी हस्बैंड के खिलाफ, तो ये क्या कह सकता है कि वाइफ तो मेरे साथ रह नहीं रही। तो इसमें जो सेक्शन रेलेवेंट सेक्शन होता है वो होता है रेलेवेंट सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 और 144 सब सेक्शन 5, जिसमें 3 ग्राउंड दे रखे हैं जहां पे हस्बैंड अपनी मेंटेनेंस की ड्यूटी रेमिट कर सकता है, उससे बच सकता है। तो एक ग्राउंड होता है जहां पे वो कह देता है कि जो वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है, तो क्या ये हस्बैंड हमारे केस में ले सकता डिफेंस? नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वाइफ इज नॉट लिविंग विद द हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट कोज। अगर विदाउट सफिशिएंट कोज की वजह से वाइफ नहीं रह रही है साथ में, तब वहां पे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उसको। लेकिन हमारे केस में इसके पास सफिशिएंट क्लॉज है, तो हमारे केस में जो आर्गुमेंट देगा हस्बैंड वो किसी काम का नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब सिविल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? सिविल कॉन्सिक्वेंसेस में पहली चीज होगी डाइवोर्स का क्लॉज आ जाएगा, डाइवोर्स एस्पेक्ट आ जाएंगे। दूसरा, डिक्लेरेशन मांग सकती है वो वाइफ कि जो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करी है वॉइड है। और तीसरा, इंजेक्शन भी मांग सकती है। तो पहले हम बात करते हैं डाइवोर्स के बारे में। तो सेक्शन 30, इसमें रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट। ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब हस्बैंड या वाइफ, इन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स ले सकता है। इसमें जो टोटल 8 ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन अभी मैं हमारे में 3 रेलेवेंट है। पहला, कि शादी होने के बाद हैड वॉलंटरीली सेक्स इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। मतलब खुद को, मतलब हस्बैंड और वाइफ को छोड़कर किसी व्यक्ति ने किसी और के साथ इंटरकोर्स करा है तो वो एडल्टी के पर्व्यू में आएगा और डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो हस्बैंड ने दूसरी शादी के साथ साथ इंटरकोर्स भी करा है किसी अदर वुमेन के साथ, तो वो भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। नेक्स्ट, हैज आफ्टर दिस फॉर्मलाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूरटी। तो क्रूरटी के साथ उसे ट्रीट करा, तो यहाँ पे क्रूरटी किसकी बात होगी? वाइफ की क्रूरटी की बात होगी। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, क्रिमिनल क्रूरटी और सिविल क्रूरटी में फर्क है। क्रिमिनल क्रूरटी में एक हाई स्टैंडर्ड होता है, हमें चीजें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है। लेकिन सिविल क्रूरटी में, क्योंकि ये सिविल क्रूरटी की बात हो रही है, जो डाइवोर्स ऑफ ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स है, वो सिविल क्रूरटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिविल क्रूरटी का जो स्टैंडर्ड होगा प्रूव करने का वो थोड़ा कम होगा, प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी से भी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई दूसरी शादी करता है तो यहाँ पे सिविल क्रूरटी उसमें बन जाएगा, क्रिमिनल क्रूरटी तो नहीं बनेगा। ये 498 तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे डाइवोर्स का ग्राउंड ये हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, हैड डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टू ऑफ नॉट लॉस देन 2 years। अगर 2 साल से ज्यादा हस्बैंड अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, हो सकता है वो शादी करने के बाद उस वुमेन के साथ रहता हो, उसको मेंटेन कर रहा है, तो जो पहली वाइफ है अगर उसको 2 साल तक डिजर्टेड फील होता है तो वो भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। तो हमारे ये डाइवोर्स के आस्पेक्ट। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन के। तो एक वाइफ है वो डिक्लेरेशन मांग सकती है कि जो सेकंड मैरिज है मेरे हस्बैंड की वो वॉइड है। एसआरए में भी मांग सकती है, इसमें सेक्शन 34 रेलेवेंट होगा। अंडर एचएमए में सेक्शन 17 में मांगा जा सकता है। सेक्शन 11 में पहले ये इशू था कि जो सिर्फ सेकंड वाइफ है वही मांग सकती है डिक्लेरेशन, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है वो कहती है कि जो फर्स्ट वाइफ है वो भी मांग सकती है। तो जो एसआरए में भी डिक्लेरेशन मांगा जा सकता है, जो बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और एचएमए मतलब हिंदू मैरिज एक्ट। तो इन दोनों एक्ट के अंदर जो फर्स्ट वाइफ है डिक्लेरेशन मांग सकती है, जो मेरे सेकंड हस्बैंड ने जो शादी करी है वो वॉइड है। और साथ ही साथ एक कोर्ट से इंजेक्शन भी मांगा जा सकता है कि मेरे जो हस्बैंड है उसको रोका जाए दूसरी शादी करने से। जो हमारे रेलेवेंट केस होने वाला है एलिजाबेथ स्कारिया वर्सेस एबी स्कारिया 2002। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने
हस्बैंड को इंजेक्ट करा था और दूसरी शादी करने से स्टॉप करा था। अब हमारे सबसे मेन सवाल पे आते हैं। इस सेक्शन 494 आईपीसी विच इज सेक्शन 82 सबसेक्शन बीएनएस एप्लीकेबल टू मुस्लिम हस्बैंड? क्या सेक्शन 494 विच इज नाउ सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 बीएनएस इज आल्सो एप्लीकेबल टू मुस्लिम हस्बैंड? तो हमने काफी बार सुना है, कई लोगों से सुना है कि एप्लीकेबल नहीं होता, पर ये गलत है। ये अप्लाई होता है। कैसे होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।